Hello students, I hope you all are fine and healthy. Today we'll be reading fourth chapter, that is a new name from our English textbook Gulmohar. Now this particular chapter, a new name, it has been written by Linda Seo Park. She was a Korean American writer who has authored several novels and picture books for young adults and children. Most of her work is based upon Korean history and culture. In 2002, she won the Nobel Medal for a single. Now this particular chapter, a new name, it is a story of our author. जो हमारे चैप्टर के ऑथर है लिंडा सू पर्क, उन्होंने उनके साथ में क्या हुआ था उस घटना को इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताया है। वो एक कोरियन लड़की थी और वो जहाँ रह रही थी वहाँ पर एक प्रथा चल रही थी समाज में कि व्यक्तियों को नए नए जापानीज नाम से पुकारा जाता था। स्पेशली जिस स्कूल के अंदर वो पढ़ रही थी वहाँ पर उन बच्चों को नए नए जापानीज नाम दिए जाते थे। तो उन जापानीज नामों की वजह से उन्हें क्या महसूस होता है, वो क्या फील करती हैं, उनके साथ में क्या घटनाएं होती हैं, ये हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। But already I have told you that you should be ready with a pencil in your hand so that you can underline the hard words. This is the story of a 10-year-old Korean girl, Kim Sun-hoo, and her brother Kim Choo-yeol. ये दो भाई बहनों की कहानी है। It is the year 1940 and the Japanese have taken over Korea. 1940 का साल है और कोरिया के ऊपर जापानीज ने कब्जा कर लिया है। The Korean people are very unhappy. वो बहुत नाखुश हैं। They do not have the freedom to learn their history, follow their culture or speak their language. उन लोगों को आज़ादी नहीं थी। किस चीज़ की आज़ादी नहीं थी? अपना इतिहास याद करने की, अपने संस्कृति को फॉलो करने की और अपनी भाषा में बात करने की। Suddenly, there comes a new law. All Koreans are to take Japanese name. इतना ही नहीं, उन्हें मजबूर किया गया, नया कानून आ गया कि इन सारे लोगों को जापानी नाम दिए जाएंगे। The children's father knows that the law must be obeyed or else his family could face strict punishment. इन दोनों भाई बहनों के पिता को ये पता था कि यदि इस कानून को वो नहीं अपनाएंगे तो उन पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। So he helps them choose Japanese name that reflect their Korean roots. इसीलिए वो बच्चों की मदद करता है कि अपनी परंपरा से जुड़े हुए कुछ जापानी नाम वो अपने बच्चों को दे दें। Now Sony must learn to accept her new name. How does she feel? उसे अपना नया नाम याद करना है और उसे कैसा महसूस होता है ये हम हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे। When my turn came, I pointed to the letter K. पापा ने उन बच्चों के सामने रख दिए थे कुछ अक्षर कि उन्हीं अक्षरों के ऊपर अपना नाम चुनना है। तो जब उस लड़की की बारी आई उसने K लेटर चुना। Abuji gave me a new name and I went around whispering over and over. अबूजी उनके पापा, उन्होंने उसे एक नया नाम दिया और वो अपने नए नाम को रटती रही। अंडरलाइन विस्परिंग मतलब धीरे धीरे मन में याद करना। कियोकी, केनियामा, कियोकी, कियोकी। Japanese family names are usually long. जो जापानी परिवारों के नाम होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। Like Kenyama, Korean ones like my name Kim are very short. उसका जो पुराना नाम कोरियन नाम था किम, वो बहुत छोटे थे। Similarly, Korean first names are almost always 2 syllables. कोरियन नाम 2 syllables के होते थे, मतलब 2 भागों में बट जाते थे। But Japanese first names can be long or short. लेकिन जापानी जो नाम थे, फर्स्ट नाम लंबे या छोटे कुछ भी
हो सकती थी। I like how Abuji had hidden her real last name in the new one he had chosen for us. लड़की को ये पसंद आया कि अबूजी ने, उनके पिता ने, उनका जो पुराना नाम था उसका लास्ट नेम इस नए नाम के अंदर शामिल कर दिया ताकि उन्हें बोलना और याद रखना आसान हो जाए। And he had done the same for my first name as well. और उन्होंने बेटी के पहले नाम के अंदर भी यही चीज फॉलो की। गर्ल्स नेम्स ऑफन एंडेड इन को, विच मीन्स गर्ल इन जापानीज। जापानी भाषा में लड़की को बोला जाता है और वही उसके नाम के हिस्सा बने। बट को कुड ऑल्सो मीन द सन रेज, लेकिन इस वर्ड को का मतलब सूरज की किरण भी होता है। सो कियोकी meant rays of brightness. कियोकी का मतलब था चमकदार किरणें, अंडरलाइन ब्राइटनेस। द सेम एज माई रियल नेम, और यही उसका पुराने नाम का अर्थ था। एंड येट while I could accept Kenyama Kyoki as a name, I could not think of it as my name. जब उसे इस नाम को दिया गया तो वो इस नाम को अपना नहीं पा रही थी। For the next few days, there was a terrible confusion at school. Underline terrible, बहुत कठिन। स्कूल के अंदर अगले कुछ दिनों में बहुत गड़बड़ी होती रही क्योंकि हर एक बच्चे को नया नाम दिया गया था और वो नाम आसानी से याद नहीं कर पा रहे थे। अंडरलाइन कंफ्यूजन मतलब कुछ गड़बड़ चलना, सही नहीं मालूम पड़ना। We had to call our classmates only by their Japanese names. हमें हमारे साथ में पढ़ने वाले बच्चों को जापानी नामों से ही पुकारना पड़ रहा था। Suddenly, the girl across the aisle from me was Megumi, not Myongin. और आयल जो बेंचेस का कोना था वहां पर जो लड़की बैठी हुई थी उसका नाम अचानक से मेगोमी बन गया, म्योंगिन नहीं। एंड द बॉय हु सेट बिहाइंड मी वाज मुसाडो इंस्टेड ऑफ यंग, और मेरे पीछे बैठे हुए योंगवू का नाम मुसाडो बदल गया। अभी तक क्या हो रहा है, बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और उनके सबके नाम बदलते जा रहे हैं। Our teacher tried to be patient with us. हमारी टीचर हमारे साथ में बहुत शांत थी। If we forgot and used our classmates' real names, she prompted us. Underline prompted, धीरे से बोलो. Gently at first, but more sternly as the days passed. Underline sternly, बहुत कठोर होते हुए। जब भी हम क्लास के अंदर बच्चों के नाम बोलते और यदि हम उनका गलत नाम बोल देते तो कुछ शुरू के दिनों में तो टीचर हमें धीरे से बताती गई कि क्या नाम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो हमारे साथ में कठोर होती गई। I was a good student. I had never once given the teacher cause to beat me. मैं एक बहुत अच्छी विद्यार्थी थी, मैंने अपने टीचर को कभी भी मारने का मौका नहीं दिया। I was very careful to use everyone's Japanese name and to respond when anyone said Kyoki, even though it felt as if they were talking to someone else. मैं बहुत ध्यान रखती थी, दूसरे बच्चों का जापानी नाम ध्यान से बोलती थी और अपने क्योकी नाम के लिए भी सतर्क रहती थी, लेकिन जब भी कोई मुझे इस नाम से पुकारता मुझे लगता कि वो किसी और को बुला रहे हैं। But the next day, my brain grew tired of being careful every single minute and it happened. मैंने बहुत कोशिश की कि अपने आप को सही रखूं, लेकिन अगले दिन मुझसे गड़बड़ हो गई। I chose the worst possible moment to make a mistake. Underline worst, सबसे बेकार। मैंने गड़बड़ी का सबसे बेकार मौका चुन लिया। ओनिशी सैन was in the room. ओनिशी सैन कमरे में था। He was a Japanese army officer whose job was to make sure all the students were learning to be good citizens of the empire. उसका काम यही था कि हर एक बच्चे पर ध्यान रखे कि हर एक बच्चा देश का
सही नागरिक बनने का काम कर रहा था। He came into our classroom several times a week. सप्ताह में वो बहुत बार हमारे क्लास के अंदर आते हैं। Often in the middle of a lesson. कभी कभी तो जब टीचर पढ़ा रहा था उसी के बीच में वो एंटर हो जाते हैं। We always stopped what we were doing and bowed to him. हमें अपना काम रोककर उन्हें नमस्कार करना पड़ता। Then you would stand at the back of the room and observe us for a while. Underline observe, हमें देखना। वो कमरे में पीछे जाकर खड़े हो जाते और हमें देखते रहते। I could tell he made the teacher nervous. वो टीचर को भी नर्वस कर रहे थे। I tried specially hard to give the right answers when he was around. जब भी वो कमरे में होते तो हमेशा मैं सही उत्तर देने की कोशिश करती। That's all for today.